हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT बायोलॉजी के लिए चैप्टर नंबर 1 विच इज़ दी लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वो यूनिट 1 का हिस्सा है। यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार लिविंग क्या होता है। व्हाट इज़ लिविंग। हम किसी भी चीज़ को देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो आती है ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में हम बात करते हैं कि ग्रोथ अगर हो रही है तो या तो मास में इंक्रीज़ होता है या फिर नंबर में इंक्रीज़ होता है या फिर दोनों में इंक्रीज़ होता है। यानी कि किसी भी चीज़ के अगर मास में इंक्रीज़ होता है तो वो ग्रोथ है, नंबर में इंक्रीज़ होता है तो वो भी ग्रोथ है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ के दो पैरामीटर्स हैं, इंक्रीज़ इन मास एंड इंक्रीज़ इन नंबर। तो यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, सभी यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो भी चीज़ ग्रो करती है वो लिविंग होती है? हम ऐसा मान सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि कई बार नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो कर जाती हैं। अगर हम बात करें इंक्रीज इन मास को लेकर तो माउंटेन्स का मास भी बढ़ता है, सैंड मोन्स का मास जो होता है वो भी बढ़ता है। इसका मतलब वो भी ग्रो करते हैं, माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, सैंड मोन्स भी ग्रो करते हैं। तो फिर क्या वो लिविंग है? वो लिविंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ होती है माउंटेन्स वगैरह की, ये सब्सटेंसेस के या मटेरियल के एक्यूमुलेशन से होती है, यानी कि जमा होने से होती है। जबकि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, क्योंकि उनके सेल डिवाइड करते हैं, इसलिए वो ग्रो करते हैं। बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो कर सकते हैं अगर हम एक तरीके से देखें तो। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे किसी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों का मतलब क्या है? जनरेशन को बढ़ाना। अब यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये तो बात हमें पता है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। कोई लिविंग चीज़ होगी वो ही तो रिप्रोड्यूस करेगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई टेबल चेयर रिप्रोड्यूस कर जाएगी, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए जो नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। इसी तरीके से वर्कर बीज हो गई हनी बी की कॉलोनी में, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। इसके अलावा म्यूल हो गया, वो स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये बात सच है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करें। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म सम टोटल होता है सभी केमिकल रिएक्शंस का जो हमारी बॉडी में चलती हैं। जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनका अगर हम सम टोटल कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, जो रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ लिविंग बॉडी में ही चलते हैं। कभी आपने देखा है किसी टेबल चेयर में केमिकल रिएक्शंस हो रही हो? नहीं होता ऐसा। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो चलती हैं। हालांकि केमिकल रिएक्शंस को हम अपने आप से लैब में भी करा सकते हैं, बट नेचुरली वो क्या होती हैं? हमारी बॉडी में चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जो कि है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस वो प्रॉपर्टी होती है या वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग को सेंस कर पाते हैं और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्शियसनेस, यानी कि अपने सराउंडिंग्स को सेंस करके रिस्पॉन्ड कर पाना, तो ये जो कॉन्शियसनेस होती है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आपको देखने को मिलते हैं। जैसे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब लोग अपने आसपास के स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की।
आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि लिविंग फॉर्म्स में जो वेराइटीज़ होती हैं उसको ही क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दिस इज़ ऑल बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉमनक्लेचर की, व्हाट इज़ नॉमनक्लेचर? नॉमनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज़ के नाम रखने की जो प्रोसेस होती है, नामकरण की जो प्रोसेस होगी, उसी को क्या बोलेंगे? नॉमनक्लेचर बोलेंगे। जैसे हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए जिससे हम उसे जानें। तो उसी प्रोसेस को, उसी नाम देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉमनक्लेचर कहते हैं। अब यहाँ पे नॉमनक्लेचर से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है आइडेंटिफिकेशन। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं, तो पहले उसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। तो जब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी उसको पहचानते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक से, तो उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नॉमनक्लेचर। अब अगर हम नॉमनक्लेचर की बात करें कि नॉमनक्लेचर क्या होता है, तो यहाँ पे नॉमनक्लेचर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, नाम देने को ही नॉमनक्लेचर कहते हैं। तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है ICBN और एक है ICZN। ICBN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर, इसको कहते हैं हम ICBN, ठीक है। एंड ICZN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। तो प्लांट्स का जो भी नेमिंग होगी वो ICBN के अकॉर्डिंग होगी, और एनिमल्स की जो भी नेमिंग होगी वो ICZN के अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पे आगे अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारा आता है बायोनोमियल नॉमनक्लेचर। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनके कुछ कॉमन नेम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बट सभी ऑर्गेनिजम्स के जो कॉमन नेम्स हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि वो जो एक ऑर्गेनिज्म है सब जगह उसको पहचाना जा सके, इसलिए उसको एक कॉमन नेम दिया गया जिसको आज हम साइंटिफिक नेम से जानते हैं। हर एक आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है। ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया गया हो और उसको कोई नाम ना दिया गया हो। तो यहाँ पे ये जो नेमिंग होती है ये एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू होती है, जिससे स्पेशल सिस्टम का नाम होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट है वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस लीनियस को इस चीज़ का जो श्रेय है वो जाता है, कैरोलस लीनियस को इसका श्रेय जो है वो जाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि इसमें दो नाम होंगे, यानी कि इस नोमेनक्लेचर सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे, यानी दो वर्ड्स का नाम यहाँ पर होगा। अब अगर हम दो वर्ड्स के नाम की बात करते हैं तो ये जो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम है, इसमें किसी भी नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है दी जेनेरिक नेम, जिसको हम जीनस से भी जानते हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है दी स्पेसिफिक नेम, जिसको हम स्पीशीज से भी आज जानते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका में आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे, एक है मैंगीफेरा और दूसरा है इंडिका। मैंगीफेरा जो है जेनेरिक नेम है यानी जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पेसिफिक नेम है यानी कि स्पीशीज़ है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी साइंटिफिक नेम को यानी बायोलॉजिकल नेम को लिखने का तरीका क्या होता है। हमें पता है कि किसी भी बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होते हैं, एक जीनस होता है, एक स्पीशीज़ होती है। तो जब हम इनको लिखते हैं, इस बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं, तो बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं ये लैटिन से आए हैं, ज़्यादातर नेम्स जो है लैटिन है, इसलिए इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है जब हम इनको प्रिंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। जैसे मैंने अभी मैंगीफेरा इंडिका लिखा था तो मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन किया था और इंडिका को अलग अंडरलाइन किया था। तो जब प्रिंटेड में लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, एंड जब हम हाथों से लिखते हैं, पेन पेपर पे लिखते हैं, तो तब हम अंडरलाइन करते हैं इन दोनों वर्ड्स को सेपरेटली। ऑल्सो जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है
और जो बाकी के लेटर्स हैं इंक्लूडिंग द स्पीशीज़ वो हमारे स्मॉल लेटर के होते हैं, और जीनस और स्पीशीज़ में एक डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमें लायन का साइंटिफिक नेम लिखना है तो हम लिखेंगे पैंथेरा लियो। तो यहाँ पे पैंथेरा लियो लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले पैंथेरा का पी कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। पैंथेरा लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर लियो लिखेंगे यानी स्पीशीज़ लिखेंगे, उसको भी अंडरलाइन करेंगे। तीनों वर्ड्स जो हैं तीनों जो लेटर्स हैं वो इसके स्मॉल होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमें इसको प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको इटालियन में लिखेंगे यानी इटैलिक्स में इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से ये बात होती है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब हमें पता है कि इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से हमें स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिजम्स को, इसलिए ऑर्गेनिजम्स को हमें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना चाहिए, और जो किया भी गया है कि ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेसिस पर सेम या डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर दिया गया, ताकि उनको पढ़ने में, समझने में, उनके बारे में जानकारी लेने में आसानी हो। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसका जो होता है टेक्सा। टेक्सा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन के दौरान डिफरेंट कैटेगरीज जो होती हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं। इसके अलावा एक और शब्द आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है विच इज़ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सो वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ही सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और यहाँ पर लीनियस ने सिस्टमा नेचुरा सबसे पहली बार यूज़ किया था अपने पब्लिकेशन के लिए। तो पूछ सकते हैं कि सिस्टमा नेचुरा किसका पब्लिकेशन है, किसके पब्लिकेशन का टाइटल है? तो लीनियस यानी कैरोलस लीनियस के पब्लिकेशन का टाइटल है। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में विच इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं तो ये वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। एक और यहाँ पे वर्ड देखने को मिलता है टेक्सोनॉमिक हिराकी। टेक्सोनॉमिक हिराकी का मतलब होता है कि किस तरीके से जो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये वन आफ्टर दी अदर अरेंज्ड हैं, और कैसे ये एक दूसरे से बड़ी या छोटी हैं, मतलब कि वो हम आगे समझेंगे किस तरीके से। आगे बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। सो वी हैव दीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। अब इनको एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्पीशीज़ से शुरू करते हैं और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। स्पीशीज़ जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है, और किंगडम जो है सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्पीशीज़ में क्या होता है। तो अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। तो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैंगीफेरा इंडिका की, तो यहाँ पे मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका क्या है, स्पीशीज़ है। तो जितने भी इंडिका स्पीशीज़ वाले होंगे वो सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे बिल्कुल, ठीक है। उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। हो सकता है मैंगीफेरा जीनस में और भी कोई प्लांट हो, बट इंडिका जैसा कोई नहीं होगा, वो उस स्पीशीज़ में सेम ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अगर हम बात करें, एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं सोलानम का। सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो को कहा जाता है, ठीक है। सोलानम ट्यूबरोसम, ये एस जो है कैपिटल होगा, सोलानम ट्यूबरोसम। अगर हम सोलानम ट्यूबरोसम की बात करें, सो ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। अब सोलानम ट्यूबरोसम जो है, सोलानम में सिर्फ पोटैटो नहीं आता है, सोलानम जीनस में आपको और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोलानम के अंदर आपको निग्रम स्पीशीज़ भी देखने को मिलेगी और मेनोंजिना स्पीशीज़ भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो सोलानम है वो ऐसा जीनस है जिसमें 2 या 3 स्पीशीज़ हैं। तो सोलानम जीनस में जो स्पीशीज़ लाई कर रही हैं, फॉल कर रही हैं, वो एक दूसरे से उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट सेम स्पीशीज़ के जो है, मतलब ट्यूबरोसम जो है
वो सारे पोटैटो होंगे, यानी सोलैनम ट्यूबरोसम सारे क्या होंगे, पोटैटो होंगे, मतलब कि ट्यूबरोसम में जितने भी आएंगे वो सारे पोटैटो होंगे, तो वो सेम स्पीशीज़ के मेंबर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की, विच इज़ जीनस। अगर हम जीनस की बात करें तो रिलेटेड स्पीशीज़ हमारे सेम जीनस में आती हैं, जो भी स्पीशीज़ एक दूसरे से रिलेट करेंगी वो सेम जीनस में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी बात की सोलैनम की, सोलैनम जीनस में सोलैनम निग्रम भी आता है, मेलॉन्जिना भी आता है और ट्यूबरोसम भी आता है, बिकॉज इनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ होंगी और काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी, इसलिए सेम जीनस में है। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमारे जीनस का आता है पेंथेरा का। जो पेंथेरा जीनस है उसमें आपको 3 स्पीशीज़ देखने को मिलती है मेनली। इसमें एक आती है पेंथेरा लियो जो कि लायन है, इसके बाद एक आता है पेंथेरा पार्डस जो कि क्या है, पेंथेरा पार्डस लियोपर्ड है, और पेंथेरा टिग्रिस जो कि क्या है आपका टाइगर है। तो यहाँ पे ये तीनों ही स्पीशीज सेम जीनस में आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीनस इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली की। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो रिलेटेड जीनस जो होते हैं, रिलेटेड जेनरा जो होते हैं, वो हमारे सेम फैमिली में आते हैं। इनमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तो नहीं होती जितने कि सेम जीनस के स्पीशीज़ में होती हैं, बट फिर भी फैमिली में आने वाले जीनस में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर्स में वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें अगर एनिमल्स में, तो जो हमारा पेंथेरा जीनस है जिसमें लायन, टाइगर और लियोपर्ड आते हैं, उसको फैलिस जीनस के साथ रखा गया है। फैलिस जीनस होता है कैट का, और जो पेंथेरा जीनस होता है उसमें लायन, टाइगर और लियोपर्ड आते हैं। तो फैलिस जीनस और पेंथेरा जीनस को सेम फैमिली में रखा गया है और उस फैमिली का नाम है फेलिडी, और फेलिडी क्या है, कैट फैमिली है। तो यहाँ पे फैलिडी फैमिली में फैलिस और पेंथेरा दोनों जीनस को रखा गया बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा को एक ही फैमिली में रखा गया है जिसका नाम है सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, विच इज़ ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में रिलेटेड फैमिलीज़ को एक साथ रखा जाता है। हालांकि ऑर्डर्स में एज सच सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब कि ऑर्डर में जो फैमिलीज़ है उसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है, बहुत कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर्स को सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पर नहीं बल्कि एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पर एक साथ इसमें फैमिलीज़ को रखा जाता है। बट हाँ ये है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ तो यहाँ पर होती हैं, बट लेस सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट फैमिलीज़ हैं कुछ, जैसे कि कॉनवॉल्वुलिएसी, सोलेनेसी, इन दोनों को पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है बेस्ड ऑन देयर फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो जो कॉनवॉल्वुलिएसी फैमिली है और सोलेनेसी फैमिली है, इन दोनों ही फैमिलीज़ को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है, और वो भी किस बेसिस पर कि इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी है। इसके साथ साथ में जो फैमिली है फेलिडी जिसको कैट फैमिली कहते हैं, और जो फैमिली है कैनिडी जिसको डॉग फैमिली कहते हैं, तो कैट फैमिली और डॉग फैमिली दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया है जिस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास की। तो क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा गया है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें कि मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, ह्यूमंस आते हैं, इनको ऑर्डर कार्निवोरा के साथ सेम क्लास में रखा गया है जो कि क्लास है मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया में ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेटा और भी ऑर्डर्स रखे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी की, विच इज़ फाइलम। फाइलम की अगर बात करें तो जो क्लासेस थोड़ी बहुत भी एक आध कोई कॉमन कैरेक्टर है उन क्लासेस को सेम फाइलम में रखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी आती हैं क्लासेस फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब को सेम फाइलम में रखा गया है। इनको रखा गया है फाइलम कॉर्डेटा में क्योंकि इन सब में डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है और नोटोकॉर्ड होती है। तो नोटोकॉर्ड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम के बेसिस पर क्योंकि इन सब में होती है, इन सभी को सेम फाइलम में रखा गया है विच इज़ फाइलम कॉर्डेटा। इसके बाद सबसे हायर कैटेगरी आती है विच इज़ किंगडम। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम में
यहाँ पे रिलेटेड फाइलम्स को रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स के फाइलम होते हैं उनको एक ही किंगडम में रखा गया है, विच इज़ किंगडम एनिमेलिया, और सभी प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमारे डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हमें इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे मैन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, यानी ह्यूमन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, जिसका जीनस होता है होमो एंड स्पीशीज़ होती है सेपियंस, फैमिली होती है होमिनिडी, ऑर्डर होता है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया एंड फाइलम है कॉर्डेटा। यहाँ पे अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मुस्का डोमेस्टिका, जीनस है मुस्का एंड स्पीशीज़ है डोमेस्टिका, फैमिली है म्यूसिडी, ऑर्डर है डिप्टेरा और क्लास है इंसेक्टा एंड फाइलम है ऑर्थोपोडा। मैंगो की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, मैंगीफेरा जीनस एंड इंडिका इज दी स्पीशीज, एनाकार्डियेसी इज दी फैमिली, सेपिनडेल्स ऑर्डर है, क्लास है डाइकोटाइलिडन और फाइलम या डिवीजन, फाइलम ना कह के यहाँ पर डिवीजन कहते हैं, प्लांट्स में डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। वीट की बात करें तो ट्राइटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है एंड जीनस है ट्राइटिकम, स्पीशीज है एस्टिवम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटाइलिडन और डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है और यहाँ पर ये हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है फिनिश हो जाती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में विच इज़ टैक्सोनॉमिक एड्स या टैक्सोनॉमिकल एड्स। यहाँ पर कुछ हमें टर्म्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में आपको पता ही होगा दैट हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट्स को पहले ड्राई कर लेते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स को ड्राई करके हर्बेरियम शीट्स पर पेस्ट करके प्रिजर्व कर देते हैं, उनका क्लासिफिकेशन उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखकर उनको एक फाइल में अरेंज कर देते हैं और इस तरीके से हम अपने रेफरेंस के लिए उनको यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है बोटानिकल गार्डन्स का। बोटानिकल गार्डन्स में क्या किया जाता है, जो प्लांट्स या ट्रीज़ होते हैं उनको गार्डन में ग्रो कराया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। तो ये जो प्लांट होते हैं इनको ग्रो कराया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पे मेंशन किया जाता है उनके पास कि उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। ऐसे बहुत सारे फेमस बोटानिकल गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कीव इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी आपको एक बोटानिकल गार्डन देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसका नाम है म्यूजियम। दिस इज़ ऑल्सो अ टैक्सोनॉमिक एड। म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है। मतलब कि क्या किया जाएगा कि जब वो मर जाएंगे तब उनको प्रिजर्व किया जाएगा। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होकर डेड ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क। अगर हम जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स ऐसा एरिया होते हैं, ऐसा रिजर्व्ड एरिया होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है अपनी देख रेख में, ताकि उनको बचाया जा सके हंटिंग से, या अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं तो उनको बचाया जा सके। तो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है अपनी देख रेख में, इसको हम जू भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ टॉपिक्स थे ऑफ दी टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आए हों। अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।